हाँ भाई बच्चों, देखो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीएफटी पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए सीएफटी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अंदर हम ऑक्टाहेड्रल अप्रोच के अंदर किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई होते हैं, वो सब हम पढ़ रहे थे। अच्छा ध्यान दो, सीएफटी में एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? लेट अस सी। हेडिंग लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं क्या चीज है ये। इट इज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज्ड in actual ligand field for example octahedral approach of ligands, और भी हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल अप्रोच, स्क्वायर प्लेनर अप्रोच। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज्ड इन एक्चुअल लिगैंड फील्ड रिलेटिव टू स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ये है। इट इज द एंथैल्पी चेंज इन और एनर्जी रिलीज्ड ही होती है ये। तो एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज्ड इन एक्चुअल लिगैंड फील्ड रिलेटिव टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। हालांकि स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, ये हाइपोथेटिकल है। बारी सेंटर इसी के बेसिस पे बना था। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, ये डायग्राम आपने बनाया हुआ है, एक बार फिर बना लो। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब कोई लिगैंड अप्रोच नहीं कर रहा, सेंट्रल एटम मजे में जिंदगी जी रही है, तो ये पांचों की एनर्जी सेम है, डीजनरेट है ये 5 ऑर्बिटल जब हैं, जब स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई किया होता तो, किया नहीं है। किया तो हमने, देखो ये है, EG T2G and this is Bari center. Neutral point, or this overall energy difference is delta O, and this is 0.6 delta O and this is minus 0.4 delta O. ये है, देखो ये कब था? जैसे हमने बताया था, नो लिगेंड applied, 5 degenerate d orbitals, ये 5 degenerate d orbitals हैं in spherically symmetric field। But we have not applied this particular field, and here this is what actual ligand field is splitting in actual ligand field। तो this is splitting in actual ligand field। तो बच्चों हम देखो एक बात सुनो, ये 5 ऑर्बिटल जब थे, जब कोई लिगैंड विगैंड कुछ ना है, सेंट्रल एटम मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अगर इस स्फीयर में रख देते और हर डायरेक्शन से एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, फोर्स फील्ड अप्लाई करते, तो पांचों की एनर्जी बराबर मात्रा से बढ़ती। बढ़ने के बाद ये हो जाती, वो हमने अप्लाई नहीं करा स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में भी ये पांचों ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी हैं, डीजनरेट हैं। डीजनरेट मतलब ऑफ इक्वल एनर्जी।
बट एक्चुअल लिगेंड फील्ड तो हमने ऑक्टाहेड्रल अप्लाई की है, जिसमें Eg के लोब्स पे हैवी रिपल्शन लगा है 0 डिग्री एंगल पर, डायरेक्ट रिपल्शन, जबकि T2G लोब्स पर भी रिपल्शन लगा तो है बट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो लेसर रिपल्शन इज देयर। बिकॉज ऑफ दैट इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट। बैरी सेंटर मतलब न्यूट्रल पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये दो ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है 0.6 डेल्टा ओ और कम है T2G के लिए -0.4 डेल्टा ओ। सॉरी, इस तरीके से राइट परिभाषा देखियो। इट इज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिलीज्ड इन एक्चुअल लिगेंड फील्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, रिलेटेड टू द स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कहां भरोगे? अब मान लो ऐसा होता, फॉर एग्जांपल D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो बताओ क्या होता, कहां जाता वो? T2G में जाता, तो कॉन्फ़िगरेशन होता T2G 1 0 0 Eg 0, यही कॉन्फ़िगरेशन होता ना। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन गया T2G में गया, स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब ये वाला, ये है स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड बारी सेंटर, उसके रेस्पेक्ट में अब जो इलेक्ट्रॉन गया वो T2G में गया है और सिस्टम की कितनी एनर्जी कम है? बाई एन अमाउंट इक्वल टू 0.4 डेल्टा ओ। तो बताओ CFSE कितनी हो गई? D1 कॉन्फ़िगरेशन में -0.4 डेल्टा ओ इंटू 1। आई बात समझ में? पड़ा खोपड़ियां पल्ले पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ना मतलब दिमाग में आ गई बात। D1 कॉन्फ़िगरेशन में बारी सेंटर मतलब बारी सेंटर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में एक्चुअल लिगेंड फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? ऑब्वियसली सिस्टम की एनर्जी एक्चुअल लिगेंड फील्ड में कितनी अमाउंट से कम है? -0.4 डेल्टा ओ। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, दैट इज कॉल्ड CFSE। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी जाता तो 0.4 डेल्टा ओ और रिलीज हो जाती, सिस्टम की एनर्जी इतनी अमाउंट से और घट जाती, तो कितना आंसर हो जाता? -0.4 डेल्टा ओ इंटू 2। ऐसे ही अगर देखें तो फॉर्मूला जो बन के आता है वो कुछ ऐसा होता है। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल में -0.4 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन T2G प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन Eg प्लस x इंटू P, पेयरिंग एनर्जी। बच्चों ये है एक्सप्रेशन। तो CFSE इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन T2G एंड T2G number of electrons filled in T2G orbitals and Eg number of electrons filled in Eg orbitals। P पेयरिंग एनर्जी। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग भी आसानी से ना होता है, उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो पेयरिंग एनर्जी। And what is X? Number of extra pairs. Number of extra pairs formed in actual ligand field relative to स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। एक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। एक्स को समझने के लिए चलो एक काम करें, फॉर एग्जांपल मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन लें। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन में दो चीजें हैं, एक मान लो SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, एक वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G, चौथा इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो करा नहीं सकता, ऊपर जब करेगा Eg, तो कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? T2G 1 1 1 Eg 1 0। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G, चौथा इलेक्ट्रॉन भी वहीं पेयर अप हो जाएगा, कहां? T2G में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? T2G 2 1 1 Eg 0 0। इस टाइप से ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो जरा देखें कितना इसमें CFSE हुआ। इस केस में जो CFSE है कितना हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं T2G में, तो -0.4
डेल्टा ओ इंटू 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ईजी में गया है तो 1 इंटू ईजी कितना 0.6 डेल्टा ओ, 4×12 माइनस 0.6 डेल्टा ओ, ये वैल्यू आ गई, राइट। जरा इसमें देखना, इस वाले केस में CFSE की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन T2G में गए हैं तो 4 चौक 16 माइनस 0.4 डेल्टा ओ, यही वैल्यू हुई। प्लस हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स आर फॉर्म्ड, एक ही पेयर है वही एक्स्ट्रा है, क्यों, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में 5 ऑर्बिटल्स में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरते तो एक भी पेयर नहीं बनता, और अभी एक पेयर बना है तो एक पेयर मतलब 1 इंटू पी, सो ये वैल्यू हो गई। इससे बहुत बढ़िया क्लियर होता नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो D6 कॉन्फ़िगरेशन, यहां वीक फील्ड लिगेंड और यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में D6 मतलब पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में, फिर चौथा पांचवा EG में, फिर छठा पेयर अप होगा T2G में, तो T2G 211 EG 11। जरा देखना CFSE कितना, CFSE कितना बताओ, कितना CFSE, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 चौक 16 माइनस 1.4 1.6 डेल्टा ओ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 6 दूनी 12 इज इक्वल टू माइनस 0.4 डेल्टा ओ, ये वैल्यू है बस, माइनस 0.4 डेल्टा ओ वीक फील्ड लिगेंड में। क्यों सर, एक पेयर बना है ना, अरे नहीं भैया, ये पेयर कहाँ बना, ये तो पेयर बनता और नेचुरली बनता। आपने एक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स नहीं है केवल ये, it is a number, it is not number of pairs of electrons, it is the number of extra pairs formed in the actual ligand field relative to the spherically symmetric field। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में एक्चुअल लिगेंड फील्ड में कितने एक्स्ट्रा पेयर्स बने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक, 6 इलेक्ट्रॉन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में बनाते तो भी एक पेयर तो बनता, एक में तो पेयरिंग होती, और एक्चुअल में कितनी पेयरिंग हुई है, एक ही हुई है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहां एक्स की वैल्यू 0 है। जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, T2G, चौथा पांचवा छठा भी वहीं पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या हुआ, T2G 222 EG 00। तो बताओ CFSE कितना, 2 4 6 चौक 24 माइनस 2.4 डेल्टा ओ, प्लस हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स आर देयर, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स, 2 इंटू पी, दैट्स इट, ये है एक्सप्रेशन। 2 एक्स्ट्रा पेयर्स क्यों, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 क्यों है, सर 3 है 2 क्यों लिख रहा हो, अरे पागल हो क्या, 2 ही है, क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में भरते तो 5 ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरते तब भी एक पेयर तो बनता ना, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में भी एक पेयर बनता। असली में कितने पेयर बने, 3 बने हैं, तो एक्स्ट्रा कितने बने मेरे भैया 2, एक्स की वैल्यू 2, समझ जाना, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके फिर दोबारा देख लेना। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि D6 के वीक फील्ड लिगेंड के अंदर CFSE की वैल्यू ये आएगी, एक्स्ट्रा पेयर्स है ही नहीं, यहाँ 2 एक्स्ट्रा पेयर्स हैं, अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन विल बी -2। हाँ, लेकिन CFSE पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कोई ऐसा चाहते नहीं हैं, कभी कभार आ जाते हैं, तो यू शुड नो द एक्सप्रेशन हाउ टू फाइंड आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट बच्चों। तो ये था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अच्छा, CFSE ये एनर्जी रिलीज्ड है, या तो ये 0 होगी या फिर नेगेटिव होगी, तो ऑब्वियसली अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो बचे हुए सिस्टम की एनर्जी तो कम होगी ना, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। हालांकि स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन CFSE। CFSE is one factor to provide the stability to the complex. Higher is the CFSE released, greater is its contribution in the stability of complex। लिख लें इस बात को, ये लिख लेंगे, जरा पूरी बात नोट कर लो, फिर मैं अगली स्क्रीन पे जाऊंगा। तो क्या हायर इज द CFSE released, greater will be its contribution, in stability of complex।
तो higher is the CFSE release, greater will be its contribution in the stability of complex. However, stability depends on many other factors. However, stability of a complex mainly depends on strength of bond between central atom and ligand. तो बच्चों इस तरीके से, तो however stability of a complex mainly depends on the strength of both between strength of bond है ये, both नहीं, बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगैंड. सेंट्रल एटम और लिगैंड के बीच में जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे कॉम्प्लेक्स उतने ज़्यादा स्टेबल होगा. मेन रीजन तो ये होता है स्टेबिलिटी का. और भी रीजंस होते हैं, पढ़ेंगे बाद में जब एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी पढ़ेंगे. अभी तो सीएफटी पढ़ लें. हालांकि सीएफएसई इज ऑल्सो वन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. सीएफएसई जितनी ज़्यादा रिलीज होगी बचे हुए सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो सिस्टम विल बी मोर स्टेबल. तो ये था बच्चा सीएफएसई का कॉन्सेप्ट. अब चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. अच्छा, ये जरूर बात याद रखनी है, एज ए नोट करके लिखना. जैसे सीएफएसई अगर हम मीजर डेल्टा ओ मीजर करते हैं तो डेल्टा ओ का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, hc/λ और hc न्यू बार. हम कोई पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ यूज कर लेते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. hc न्यू बार इज नोन एज वेव नंबर. So this is wave number. H Planck's constant है, c is speed of light. Wave number क्वेश्चन में दिया हो, delta is lambda is wavelength of light. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डेल्टा O is experimentally measured with D1 configuration. प्रेफरेबली जैसे कौन, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स Ti, H2O4 या 6 भी हो सकता है, तो चलो 3+, इस तरह कॉम्प्लेक्स में D6 ले लो, ये 6. तो यहाँ टाइटेनियम +3 में है. टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टाइटेनियम में. टाइटेनियम में देखो तो क्या, आर्गन 3d2 4s2, और टाइटेनियम जब 3+ लोगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले s के उड़ेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d वाला उड़ेगा, तो आर्गन 3d1 4s0. तो d1 कॉन्फ़िगरेशन में आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई रिपल्शन का कोई फैक्टर नहीं आता, डिस्टर्बेंस नहीं होता. तो बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द डेल्टा ओ इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन. कभी कभी यूजफुल पॉइंट्स होते हैं, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड. सीएफटी तो ऑक्टाहेड्रल में सीएफटी तो हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात कर ली हमने. चलो कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होंगे. अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस भी हमें याद रखने हैं ऑक्टाहेड्रल के. एक्सेप्शंस, सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस इन ऑक्टाहेड्रल, वो मैं पहले एक टेबल बनाता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको. राइट, ये एक इन जनरल. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. एग्जांपल्स में एक काम करते हैं, जैसे मान लो बात करें हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन dx, और ले लो मान लो जैसे मान लो नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड यहाँ ले लो, और मान लो जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, T2G EG, and then what will be the expression of D0 ले लिया, नेचर ऑफ लिगैंड ले लिया हमने. एग्जाम्पल्स भी ले लो. एग्जाम्पल्स का कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ लिगैंड, यहाँ एग्जाम्पल्स ही ले लो. यहाँ एग्जाम्पल्स लेना चाहिए था, रुको 1 मिनट, दोबारा से बनाते हैं.
dx सेंट्रल एटम मान लो उन्हें कॉन्फ़िगरेशन हुई है, एग्जाम्पल्स, and then we can take nature of ligand. ये एक जनरल टेबल है, एक्सेप्शंस अलग से पढ़ लेंगे. T2G हाइब्रिडाइजेशन, CFSE. चलो देखते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में अलग अलग. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं. मान लो कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं D0, D1, D2, D3. D0 कॉन्फ़िगरेशन जैसे कौन, Zn नहीं, जिंक नहीं है, जैसे स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+. स्कैंडियम 3+, कोई डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. अब नेचर ऑफ लिगेंड, कोई रोल नहीं है नेचर ऑफ लिगेंड का. अंदर वाले 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों ही खाली हैं. 2 भी खाली मिल गए ना, तो बस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो हाइब्रिडेशन विल बी D2sp3 ऑलवेज. और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं डी में, तो बस कॉन्फ़िगरेशन T2G 0 0 0 EG 0 0 and CFSE is also 0. जरा D1 कॉन्फ़िगरेशन देखना, जैसे कौन, टाइटेनियम 3+, जैसे वेनेडियम 4+. नहीं, लिगेंड्स का अभी भी कोई रोल नहीं. क्यों? अंदर वाले T2G के सभी ऑर्बिटल खाली है. 5 में से कोई भी 2 ऑर्बिटल खाली मिल गया ना, तो काम बन जाएगा. तो बस T2G 1 0 0 EG 0 0. हाइब्रिडाइजेशन अगेन D2sp3. अगर अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली मिल गए तो बाहर वाले 2 इस्तेमाल नहीं होंगे. 2 ही पॉसिबिलिटी हैं ऑक्टाहेड्रल में, D2sp3 एंड sp3d2. शेप दोनों केस में क्या है, ऑक्टाहेड्रल. नहीं, इस बार एक इलेक्ट्रॉन T2G भी गया तो -0.4 डेल्टा O. अच्छा, और देखना D2, जैसे मान लो टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 3+, इस तरीके से क्रोमियम 4+. मान लो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन है. तो टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 4+, राइट. नहीं, लिगेंड का अभी भी कोई रोल नहीं. T2G 1 1 0 EG 0 0. पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में भरते हैं, कह चुके हैं. हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही होगा. और 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं T2G में, तो 0.8 डेल्टा O. फॉर्मूला पता है, खुद कैलकुलेशन करके देख लो. D3 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो वेनेडियम 2+, क्रोमियम 3+, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन. मैंगनीज 4+, यहां भी कोई रोल नहीं है. T2G 1 1 1 EG 0 0. एंड अभी भी 2 ऑर्बिटल अंदर वाले खाली हैं, तो फिर तो क्या, लिगेंड का कोई रोल ही नहीं है. स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, सब कुछ सभी केसेस में D2sp3 ही होगा. -1.3 डेल्टा O. यहां तक की बात एक जैसी है, तो मैंने एक ब्लॉक में डाल दी है. एग्जाम्पल्स ले रहे हैं एक तरीके के. तो लिगेंड का कोई रोल ही नहीं है, हमेशा D2sp3. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D0 से D3 कॉन्फ़िगरेशन है. इन केसेस में लिगेंड कैसा भी हो, सेंट्रल एटम कैसी भी हो, अगर ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो बस ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 एंड CFSE वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. जरा बात करें D4. अगर D4 की बात करते हैं तो समथिंग लाइक क्रोमियम 2+ और मैंगनीज 3+. अगर इन केसेस से बात करें तो अब वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा. और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा. तो क्या, T2G 1 1 1 EG 1 0. एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन अब कौन सा, sp3d2. क्यों, अंदर वाले 2 खाली है ही नहीं, तो फिर बाहर वाले 2 इस्तेमाल होंगे. तो 3 चौक 12 और 6 -0.46 डेल्टा O. पेयरिंग तो कोई हो ही नहीं रही है. अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन वहीं T2G में पेयर हो जाएगा. समझा चुके हैं. 2 1 1 EG 0 0. अब अंदर वाले 2 खाली हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, D2sp3. एंड अकॉर्डिंगली ये 4 इलेक्ट्रॉन गए, 2 दूनी 4 4 चौक 16 1.6 डेल्टा O. बट एक एक्स्ट्रा पेयर भी बना है. 4 इलेक्ट्रॉन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में बनते तो कोई पेयर नहीं बनता. अभी एक बना हुआ है एक्चुअल लिगेंड फील्ड में, तो 1 एक्स्ट्रा पेयर, तो 1 × P.
P is the pairing energy would be given in the question if at all they are asking to calculate the CFSE value. एक और एग्जांपल ले लो D5. D5 में जैसे मैंगनीज 2+ और आयरन 3+. ऑफ कोर्स वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा. हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, क्योंकि हम तो केवल लिगेंड के बेसिस पे सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं ना. यू नो वेरी वेल इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. तो वो क्या एक्सेप्शंस हैं वो मैं बताऊंगा आपको. तो वीक फील्ड लिगेंड में व्हाट विल यू से, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो T2G 1 1 1 EG 0 0 0 नहीं 1 1. ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 गए, 0 आ गई CFSE की वैल्यू. याद रखना ये 0 होती है D5 में वीक फील्ड लिगेंड में. एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ कोर्स sp3d2. अंदर वाले दोनों d ऑर्बिटल खाली नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे सेंट्रल एटम के. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अंदर ही पेयरिंग हो जाएगी. तो T2G 2 2 1 EG 0 0 हैं खाली अंदर वाले, तो D2sp3 एंड CFSE कितना 2 5 5 चौक 20 माइनस 2.0 डेल्टा O प्लस हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में भरते, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में भरते, 5 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन भरते तो कोई पेयर नहीं बनता. अभी 2 बने हैं 2p. सो लाइक दैट यू कैन से. एक बार नोट करो, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये थ्योरी ना है ना थ्योरी ना है पागलो. ये मतलब मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं कि हाउ यू विल प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन CFSE, हाउ यू विल कैलकुलेट डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस एग्जाम्पल्स. हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं. एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स. पूरी टेबल जो बनी है लिगेंड्स के लेकर के बनी है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो मैं अलग से बताऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है. यही समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे. करिए नोट जरा. चलो टेबल को कंटिन्यूड रखते हैं. तो टेबल को कंटिन्यूड रखते हैं तो अब हम बात करते हैं. चलो D6 में जैसे आयरन 2+ एंड क्रोमियम 3+. अब टाइप ऑफ लिगेंड की अगर बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड में अलग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अलग. वीक फील्ड लिगेंड का प्रभाव में क्या होगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G 2 1 1 4 EG 1 1 यही हुआ. एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ कोर्स sp3d2. एंड व्हाट इज CFSE, CFSE वुड बी इक्वल टू CFSE विल बी इक्वल टू 2 दूनी 4 4 चौक 16 और 6 दूनी 12 माइनस 0.4 डेल्टा O. नहीं कोई एक्स्ट्रा पेयर ना है ना. 6 इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में डिजनरेट ऑर्बिटल्स में भरते तो भी एक पेयर तो बनता ना, 5 ऑर्बिटल में भरते तो, और अभी भी एक ही पेयर है तो एक्स्ट्रा पेयर तो है ही नहीं ना. तो बस दैट्स इट, पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, T2G 2 2 2 EG 0 0. अब अंदर वाले 2d ऑर्बिटल खाली है. अगर अंदर वाले 2d ऑर्बिटल खाली है तो फिर तो कहनी क्या है, व्हाट, D2sp3 एंड 6 चौक 24 माइनस 2.4 डेल्टा हो. एंड हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन अगर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल में भरते तो एक पेयर तो बनता. अभी कितने बने हैं, 3. एक्स्ट्रा कितने बने, 2 बने हैं तो 2p. D6 के बाद नाउ D7. जरा D7 पे आओ, बड़ा स्पेशल सा केस है ये. जैसे मान लो क्रोमियम 2+, हालांकि क्रोमियम नहीं, आयरन कोबाल्ट है. ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट, तो ये भी कोबाल्ट 2+, यही ले लो बस, कोबाल्ट 2+. निकेल 3+ में कॉम्प्लेक्सेस हार्डली बनाता है. इसमें भी वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का प्रभाव हुआ. इसको मैं अलग कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. वीक फील्ड लिगेंड में T2G 2 2 1 EG 1 1. तो फिर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगा. और CFSE की वैल्यू 2 दूनी 4 5 5 चौक 20 12 माइनस 0.8 डेल्टा O. एक्स्ट्रा पेयर तो कोई है ही नहीं. 7 इलेक्ट्रॉन अगर 5 ऑर्बिटल में भरोगे तो 2 पेयर तो बनने ही बनने हैं. एक्स्ट्रा कोई ना बनना, 2 ही बने हैं अभी. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर अप कराएगा तो 2 2 और एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया 2. ठीक है, सुनो सुनो सुनो, लिखना बंद करो. अरे सुनो,
222 आ गया और यहां Eg में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन फंसा रह गया। जब लिगेंड ने अटैक किया D7 कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 2 जैसे पर, तो लिगेंड ने एक इलेक्ट्रॉन तो अंदर पेयर अप करवा दिया, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन का संकट है। ये कैसे बाहर भागे, ये कैसे हटे, तो अंदर तो जगह बची नहीं अब, तो इसको बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड। सो दिस 7th इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड in an outside orbital। कट तो ना गया ये, मैं जरा चेक कर लूं, नहीं बच गया। जस्ट दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन एन आउटसाइड ऑर्बिटल ओनली बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से काम ना बनेगा, वो तो एक्सेप्शन शो कर देगा, उसके बस की बात ना, हाथ खड़े कर देगा वो, ना मेरे से ना। जैसे कौन, साइनाइड टाइप का, जैसे एग्जांपल साइनाइड ये काम कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर करवा दे और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दे। बाहर भेजना आसान काम नहीं है, एक तो अंदर पेयर अप कराने में एनर्जी खर्च हुई सिस्टम की, चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन फिर बाहर ट्रांसफर करना है, वो भी अच्छे खासे हायर एनर्जी में, तो अच्छे खासे मतलब अच्छा सा अच्छा लिगेंड फेल हो जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी थी उसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऑर्डर में आपने देखा था कि साइनाइड और CO बिल्कुल एंड में आते हैं, यही करा सकते हैं इस काम को, और किसी के बस की बात ना है। साइनाइड, CO एटसेट्रा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। हल्के फुल्के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा पाए। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने में नानी याद आ गई ने, कहते ना नानी याद आ गई, नानी याद आ गई, मतलब बड़ा मुश्किल से मशक्कत के साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वो भी कुछ गिने चुने चुनिंदा लिगेंड्स ये काम कर पाए, हर किसी के बस की बात नहीं थी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने में पसीने आ गए इन्हें, 2 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होंगे। कोई लिगेंड आज तक ऐसा नहीं बना जिसमें इतनी ताकत हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर ट्रांसफर कर दे, तो फिर 3 का तो मतलब ही नहीं उठता। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है आउटसाइड, दैट टू बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हल्के फुल्के लिगेंड का काम नहीं है। वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर तक के लिगेंड्स को वीक फील्ड, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड कहा था, तो जैसे NCS माइनस, अमोनिया तो ऐसे ही है। ये कोई खास ये नाम के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। कारण क्या है? कारण ये है कोबाल्ट 2+ भी तो है, कोबाल्ट 2+ भी तो सपोर्ट नहीं करता, कोबाल्ट 2+ में भी तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो पाती, इस कारण से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता। Except only in the very special strong field ligand like cyanide or CO, they can transfer the electron outside if needed। तो ये इलेक्ट्रॉन चलो ट्रांसफर हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन 2 खाली हो गए ना, करवा दिया ट्रांसफर, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 और CFSE 6 इलेक्ट्रॉन तो हमारे उसमें गए हैं T2G में, तो 6 चौक 24 और एक बाहर गया है, उसको हम Eg के इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं। तो 24 में से 6 माइनस 1.8 मानते हुए रफ कैलकुलेशन कर ली, और एक्स्ट्रा पेयर्स कितने बन गए, देखो 2 पेयर बनते अभी 3 बने हैं +1p, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये था D7 का स्पेशल केस। ये था D7 का स्पेशल केस। अब बात आई D8 की, D9 की, D10 की। D8 में जैसे एग्जांपल लेंगे निकल 2+, निकल 2+ में लिगेंड का कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है? हमेशा यही होगा, T2G 222 Eg11, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तो पेयरिंग का तो जगह बची नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाओगे, एक में ही पसीने आ गए, 2 ना होने की कभी भी ट्रांसफर, तो लिगेंड का कोई रोल ही नहीं रहा। एंड हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज बी sp3d2 एंड CFS विल बी 6 चौक 24 और 6 3 12 माइनस 1.2 डेल्टा O। D9 में जैसे कॉपर 2+ है, नहीं लिगेंड का कोई रोल नहीं है, T2G 222 Eg21 6 चौक 24, ये अगेन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन 24 और 6 18 मतलब 0.6 डेल्टा O। एक्स्ट्रा पेयर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। D10 जैसे कॉपर प्लस एंड Zn2+, इनकी बात करें, नहीं लिगेंड का कोई रोल नहीं है, T2G 222 Eg22 सब कुछ तो भरा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे एंड दिस इज CFSE इज 0। लगाओ फॉर्मूला जियो। तो बच्चों ये थी वो टेबल। इस टेबल में मैंने एग्जाम्पल ले लिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं। अब बात आती है इसमें कुछ नोटेबल एक्सेप्शंस भी होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? अच्छा, एक दो पॉइंट्स और भी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने एक बात देखी है, D0 से D3 कोई भी लिगैंड हो, कुछ कर लो मतलब कुछ भी कर लो, ऑल आर D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D8 to D10 कुछ भी कर लो, लिगैंड से कोई रोल ही ना रह गया। वट एवर बी द लिगैंड, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की दोनों पॉसिबिलिटी कब जनरेट हो सकती हैं? व्हेन द सेंट्रल एटम कॉन्फिगरेशन इज D4 to D7। लिख लें, लिखेंगे तो जब स्क्रीन खाली होगी। पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भैया आज का। तो क्या करके नोट करके लिख लो। 100-200 का नोट ना है ये, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है ये। इतना इंपॉर्टेंट नोट है, इतना बड़ा वाला नोट है। क्या नोट? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस D0 to D3 always D2sp3 inner orbital complex। D8 to D10 always sp3d2 outer orbital complex। आउटर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ये कॉम्प्लेक्स बना है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब D4 to D7 में भी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ लिगैंड। ये नेचर ऑफ लिगैंड पे वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन पे डिपेंड करते हैं। तो देखो, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इन्हीं केसेस में, ओनली इन दीज केसेस, ओनली इन D4 to D7 पॉसिबिलिटी ऑफ, या ऐसे लिख लो, हाँ, only in D4 to D7 we define low spin और high spin complex। समझो? तो only in D4 to D7 we define low spin और high spin complex। low spin high spin यहां एप्लीकेबल नहीं है। low spin हाई स्पिन टर्म्स और टर्मिनोलॉजी नॉट एप्लीकेबल। मेरी बात सुनो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो D0 से लेकर D10 तक हर जगह एप्लीकेबल है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहां भी इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन के अंदर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ या बाहर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ। बट भैया ये जो लो स्पिन और हाई स्पिन टर्म्स है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये टर्मिनोलॉजी मात्र D4 से D7 में होंगी, जहां दोनों पॉसिबिलिटी हो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिगैंड, कि किसी केस में वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाए, किसी में आउटर बन जाए, किसी में D2sp3 तो किसी में sp3d2। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तभी हम डिफाइन करेंगे लो स्पिन हाई स्पिन। इसलिए D0 से D3 में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होता, ना होता, और D8 to D10 लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होता। याद रखना इस बात को। आप गलती कर देते हो, टेस्ट होते हैं आपके, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भूल जाते हो, फिर माथा पीटते हो, अरे राम हे राम मैं भूल गया।
नहीं नहीं, यही तो एक शार्प स्टूडेंट में और एक इग्नोरेंट स्टूडेंट में यही तो डिफरेंस है। इन छोटी छोटी बातों को हाईलाइटर यूज़ करके करो, लिखो अपनी अपनी अपनी, इसलिए तो कहते हैं नोट्स बनाओ। हालांकि हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चों को आलस काटते हैं तो उसी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने हाथ से जो लिख करके बात बनती है, नोट्स बनते हैं, उसका अपना मज़ा है, उससे अपनी फीलिंग होती है, फैमिलियरिटी होती है। ऐसा लगता है ये नोट्स मेरे परम मित्र हैं। समझ रहा हो ना बात को? तो इस तरीके से ये बात कहते हैं। तो बच्चों ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, दैट यू हैव टू फॉलो। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ लेने हैं, पहले पूरी बात नोट करो। तो बच्चों चलो अब आगे की बात कहते हैं। ये तो था ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं एक साथ ही लूँगा। अब बात करते हैं, ये स्प्लिटिंग हमने पढ़ ली, कंप्लीट हो गया इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 केसेस बनते हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। चलो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो लिखो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लिखो जरा हेडिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। जरा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को समझो। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में 4 लिगेंड्स अटैक करने हैं। अब 6 नहीं, 4 लिगेंड्स अटैक करने हैं। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है, इस टाइप का। ये एक सेंट्रल एटम यहां ही रहा। अगर एक लिगेंड यहां से आ रहा है तो दूसरा लिगेंड इधर से आएगा इस पे अटैक मारने के लिए। तो फिर तीसरा यहां से आएगा और चौथा पीछे से इधर वाले कोने से आएगा, यहां से अटैक मारेगा, इधर से अटैक मारेगा। तो अब 4 लिगेंड्स आने ऑल्टरनेट कॉर्नर से। तो टेट्राहेड्रल अप्रोच, हालांकि इंपॉर्टेंट तो वही है ऑक्टाहेड्रल अप्रोच। क्वेश्चन तो मेनली वहीं से आते हैं, ऑक्टाहेड्रल अप्रोच से। तो इन टेट्राहेड्रल अप्रोच लिगेंड्स may be considered to be approaching from alternate corners of cube। सेंट्रल एटम पर लिगेंड्स अटैक मार रहे हैं। कितने? 4। टेट्राहेड्रल ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और उनके बीच का एंगल कितना होना है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ध्यान दो, ये टेट्राहेड्रल का जो एंगल है, यहां मान लो dz स्क्वायर है, ये बोल दो x y और ये मान लो z। तो ये dz स्क्वायर ये रहा, और ये इसके रिंग है xy प्लेन में। तो देखो ये dz स्क्वायर का जो लोब है, dz स्क्वायर मतलब EG वाले लोब जो है, इस 2 लिगेंड्स से अटैक कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना है बीच का? 2 लिगेंड्स टेट्राहेड्रली 2 लिगेंड अटैक करेंगे। ऑल्टरनेट कॉर्नर समझते हो आप लोग? ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर होते हैं। ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब एक छोड़ के एक। जैसे ये वाला कॉर्नर ले लिया तो फिर ये भी नहीं लेना नीचे वाला, फिर ये वाला भी नहीं लेना, इससे जुड़े हुए जितने कॉर्नर्स हैं उन्हें नहीं लेना, उसके अलावा कॉर्नर लेने हैं। तो 4 कॉर्नर निकल के आएंगे ऑल्टरनेट कॉर्नर्स। जैसे ये वाला कॉर्नर अगर ले लिया है तो ये वाला कॉर्नर नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, तो फिर ये वाला लेना होगा। जब ये नहीं लिया तो ये वाला लेना होगा, ये ले लिया तो ये नहीं लेंगे, एंड दिस कॉर्नर शुड बी टेकन। तो ये 4 कॉर्नर पर मैंने टिक मार दिए, ये हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, एक छोड़ के एक। तो जब ये ऑल्टरनेट कॉर्नर्स अटैक मारेंगे तो ये जो एंगल है, दैट एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, और dz स्क्वायर इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल। तो dz स्क्वायर या लोब्स ऑफ EG ऑर्बिटल्स, EG कौन? EG ऑर्बिटल्स मतलब dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर
bisect this tetrahedral angle. ये टेट्राहेड्रल एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दो, यहां से लिगेंड ने अटैक किया और डी जेड स्क्वायर का जो लोब है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये, सो दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट का आधा। ये एंगल इतना हुआ और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा है, एज के सेंटर की तरफ लोकेट करते हुए ये आ जाएगा DXY, मतलब EG के लोब, और EG के लोब का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस दिस एंगल, और ये एंगल कितना है जरा एग्जैक्टली देखें तो ये आ जाएगा 110 मान लो तो 55, 54 डिग्री और कितना मान लो 60 और 20 80 44 मिनट, 54 डिग्री 44 मिनट। तो फिर EG का जो लोब्स होंगे, T2G के लोब्स होंगे, दे विल बी एंगल एट 90 माइनस दिस मच। तो इसका मतलब EG लोब्स फेस repulsion from approach of ligands at an angle of EG वाले लोब्स का एंगल है 54 डिग्री 44 मिनट एंड T2G लोब्स एट 90 में से घटा लो तो 90 डिग्री में से 54 डिग्री 44 मिनट अगर घटाओगे तो ये 16 मिनट आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा कितना, अगर मान लो 55 भी मानते तो 60 30 35 34 मिनट, यही हुआ ना। हाँ 55 60 90 35 में से और थोड़ा सा कम कर दो, बढ़ा दो, 35 मिनट 35 मिनट 16 सेकेंड्स। ध्यान से समझो। अब मैं चलो एक क्यूब में मान लो ये रूम है, आपका भी रूम है, आप भी इमेजिन करो रूम में। अब रूम के तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, अब 12 एजेस हैं, और हमने ये भी कहा था कि सेंट्रल एटम जो है वो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है और उसके 3 एक्सिस डिफाइन किए थे, एक्स वाई जेड, और T2G के जो लोब्स हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑल 12 एज सेंटर्स, और EG के जो 6 लोब्स हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फेस सेंटर्स। अब 4 लिगेंड्स टेट्राहेड्रली अरेंज अटैक कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर से करेंगे, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर से मान लो एक उस कॉर्नर से एक उस कॉर्नर से अगर ऐसे आके अटैक करेंगे और सेंट्रल एटम यहाँ है, तो डी जेड स्क्वायर जो लोब होगा वो इस एंगल को 109 डिग्री वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। लिख दिया मैंने 54 डिग्री 44 मिनट। अब इसे घटाओगे अगर मान लो 90 डिग्री में से, तो ये 35 डिग्री 16 मिनट आ जाएगा, और डी एक्स वाई के जो लोब्स हैं दे विल बी इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक तरीके से T2G के जो लोब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, वर्टिकल से एंगल 55 डिग्री 44 मिनट है, तो फिर हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, 90 में से घटा दो कितना, 35 डिग्री 16 मिनट। कहने का मतलब, हालांकि ये सब बात कोई ना पूछता है, कहने का मतलब क्या निकला, इस बार ऑक्टाहेड्रल में तो क्या था, T2G पर के लोब्स पर या ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन कम लग रहा था, यहाँ पर EG के लोब्स पर रिपल्शन ज्यादा एंगल पे है तो रिपल्शन कम लगेगा, और T2G के लोब्स पर रिपल्शन कम एंगल पे है तो रिपल्शन ज्यादा लगेगा। तो T2G के लोब्स फेस ग्रेटर रिपल्शन इन टेट्राहेड्रल अप्रोच देन कंपेयर टू द EG ऑर्बिटल्स, और उसको मैं शो करूं तो इस तरीके से कर पाऊंगा। नोट करो पूरी बात। आप यूं भी कह सकते हो कि ये मान लो अप्रोच ऑफ लिगेंड है, लिगेंड की अप्रोच, और ये मान लो T2G के जो ऑर्बिटल्स हैं दे फेस रिपल्शन एट अ ग्रेटर एंगल 35 डिग्री एंड 16 मिनट, और ये जो लोब्स हैं वो EG के लोब्स हैं एंड दे फेस ग्रेटर एंगल रिपल्शन दैट इज 54 डिग्री एंड 44 मिनट्स। तो हु EG फेसेस लेस रिपल्शन। और अगर डायग्राम बनाए एनर्जी लेवल डायग्राम तो वी कैन फॉर्म लाइक दिस, 5 ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो 5 की एनर्जी बराबर मात्रा से बढ़ती, बट नहीं, अभी जो है वो EG ने रिपल्शन कम फेस किया है और T2G ने रिपल्शन ज्यादा फेस किया है।
और इस बार एनर्जी डिफरेंस, इस बार ये बैरी सेंटर है, इस बार ये जो है डेल्टा टी कहलाएगा। और इस बार ये ई जी भी नहीं है, ध्यान दो, ये ई बोलते हैं, इस बार जी भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते बताएंगे। तो दिस इज ई एंड दिस इज T2, जी हटा दिया, जी रेड नहीं है। अब टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टेट्राहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कौन सा, sp3 वाला टेट्राहेड्रल, आर नॉट जीरेड। क्यों? नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं है इस बार। जरा ध्यान से देखो, ये रहा 1 2 3 4, ये एक ऑर्बिटल, मान लो ये पॉजिटिव लोब, ये पॉजिटिव लोब, ये लोब, ये लोब, इस टाइप से ले लो, मान लो ये लोब्स हैं इनके। छोटे वाले लोब्स को तो हमने इग्नोर कर दिया इस टाइप से। तो इस सेंटर से इधर जाओ, इधर जाओ, उधर तो कुछ है ही नहीं ना, सिमेट्रिकल नहीं है। नहीं, जैसे पी ऑर्बिटल था, भले सिमेट्रिकल था बट ये अनजीरेड था, यू। बट डी ऑर्बिटल है, समझो ये सब 11वीं क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग बता चुके हैं बच्चों को। ये देखो, यहां से इक्वल डिस्टेंस पे चलो, प्लस प्लस सेम साइन आ रहे हैं, इसे बोलते हैं इन्वर्जन लाइन या सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन इट, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो उसको, इसको इन्वर्जन लाइन बोल दो। चलो, सो दिस इज जीरेड। क्यों? बिकॉज इन्वर्जन लाइन पर इक्वल डिस्टेंस मूव करने पर सेम साइन ऑफ द वेव फंक्शन आ रहे हैं। यही तो डेफिनेशन थी जीरेड की। ये नहीं है, ये अनजीरेड है, ये अनजीरेड है, ये जीरेड है, और इसमें जीरेड अनजीरेड डिफाइन ही नहीं, ये जीरेड है ही नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल होने पे ही ये जीरेड अनजीरेड डिफाइन होते हैं, तो इस तरीके से कहते ही नहीं। तो हम ई जी यूज नहीं करते, ई एंड टी, टू, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब बच्चों ये तो 5 ऑर्बिटल थे, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये इस बार डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कहलाएगा। और चूंकि 3 ऑर्बिटल हैं तो ये आ जाएगा 0.4 डेल्टा टी, एंड दिस इज -0.6 डेल्टा टी टेट्राहेड्रल एनर्जी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से डिफाइन होते हैं। और CFSE का एक्सप्रेशन क्या हो गया इस बार? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन E प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन T2। जी नहीं लगाएंगे इस बार, ना T2G ना EG, तो -0.6 डेल्टा टी इंटू NE प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू NT2। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी वाला टर्म नहीं आएगा, टेट्राहेड्रल है, कोई भी लिगेंड डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा 0 डिग्री एंगल पर। इस बार स्प्लिटिंग काफ़ी कम होती है, तो ये भी पॉइंट लिख लो कि डेल्टा टी इज नियरली 4/9 टाइम्स डेल्टा O। आधे से भी कम, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से काफ़ी कम स्प्लिटिंग है। क्यों इतनी कम क्यों है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 2, तो वहां पे 6 लिगेंड अटैक कर रहे थे, यहां 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पर EG के लोब्स डायरेक्ट 0 डिग्री एंगल पर हैवी रिपल्शन फेस कर रहे थे, यहां कोई भी सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल हैवी रिपल्शन फेस नहीं कर रहा। यही कारण है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज मच लोअर देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। आई बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से इस बात को लिख भी लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद भी रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछते भी हैं। तो इसका रीज़न भी देते हैं, क्या रीज़न लिखेंगे इस बात को कि डेल्टा टी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज नियरली 4/9 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली नियरली 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। सो डेल्टा टी इज मच लोअर
than delta T because only 4 ligands attack in tetrahedral approach then the 6 ligands in octahedral approach. तो अप्रॉक्सीमेटली 4/6 का फैक्टर यहां आ गया, 2/3 का फैक्टर एक यहां आ गया, तो 4/6 फैक्टर, वहां 4 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, तो घट गया कितना, बाई 4/6 फैक्टर। एक और फैक्टर है व्हाट, टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड डायरेक्टली 0 डिग्री एंगल पर रिपल्शन नहीं मार रहा, इसलिए रिपल्शन कम लगता है। नो डायरेक्ट रिपल्शन एट 0 डिग्री एंगल। नो डायरेक्ट रिपल्शन एट 0 डिग्री एंगल, कोई 0 डिग्री एंगल पर रिपल्शन नहीं है इन टेट्राहेड्रल अप्रोच। तो टेट्राहेड्रल अप्रोच में कोई डायरेक्ट रिपल्शन नहीं लग रहा है टेट्राहेड्रल अप्रोच में, तो इस कारण से ये भी एक फैक्टर आ गया, वहां पर हैवी रिपल्शन थे डायरेक्टली, तो दिस इज अनदर अप्रॉक्सीमेटली अनदर 4/6 फैक्टर। तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वी कैन राइट 4/6 इंटू 4/6 दोनों फैक्टर ऑफ डेल्टा ओ। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना, 2/3 2/3 4/9 4/9, यही तो लिखा था हमने। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखें। हालांकि टेट्राहेड्रल अप्रोच में ये इस पे क्वेश्चंस रिलेटिवली कम आते हैं, सीएफएसई वगैरह पूछते नहीं है, सीएफएसई पूछते भी है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए मेनली पूछते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे पहचाने कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो क्यों सर इसकी जरूरत क्या है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और दूसरी बात आइसोमेरिज्म में इसका यूज होगा। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे, पूछेंगे बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो बच्चों एक बात सुन लो, आपको अगर ये ना पता हुआ ना कि ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है तो आप बता ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर आइसोमेरिज्म कौन से टाइप की होगी। तो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, तो यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि गिवन कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। हालांकि ये सब बातें तो हम बाद में कहेंगे, लिख लें वो बात। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं तो ये तो ठीक है, जो पढ़ लिया सब पढ़ लिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है हाउ टू प्रेडिक्ट द कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो फैक्टर्स फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसको मैं एक हेडिंग लिखो, जनरल गाइडलाइंस लिखो, जनरल गाइडलाइंस फॉर तो क्या कंडीशंस हैं जनरल गाइडलाइंस फेवरिंग favoring tetrahedral complexes। General guidelines favoring the formation of tetrahedral complexes। 1, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग काफ़ी कम होती है, वेरी लो स्प्लिटिंग होने के कारण। और वेरी लो स्प्लिटिंग कौन करेगा, वीक फील्ड लिगेंड्स और बल्की लिगेंड्स। तो वीक फील्ड लिगेंड्स जैसे ऑक्साइडो, क्लोराइडो एटसेट्रा, एंड बल्की लिगेंड्स
जैसे PPH3 एटसेट्रा। कट तो नहीं गया राइट साइड में, नहीं बच गया। तो वीक फील्ड लिगेंड जैसे ऑक्साइडो, क्लोराइडो एंड बल्की लिगेंड्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा क्यों? एक तो यही क्यों, डेल्टा टी इज वेरी लो, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग काफी कम होती है, और काफी कम स्प्लिटिंग कौन कॉज करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स। अच्छा बल्की लिगेंड्स क्यों सर? वह तो PPH3 तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन जनरल बल्की लिगेंड्स, ये जनरल पॉइंट्स हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं। PPH3 बल्की लिगेंड है, तो सर बल्कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है? नहीं नहीं, सुनो, दो पॉसिबिलिटी हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, तो अगर दो बल्कि ग्रुप्स 90 डिग्री पर रखे होंगे, पास पास होंगे, तो हैवी रिपल्शन मारेंगे, स्टैटिक रिपल्शन ज्यादा होगा, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लगभग 110 डिग्री के आसपास। तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो दो लिगेंड्स जो हैं अच्छी खासी दूरी पर आ जाएंगे, सेपरेशन बढ़ जाएगी, स्टेरिक रिपल्शन वुड बी लो। तो बल्कि लिगेंड्स अपनी जिंदगी कहाँ गुजारना चाहेंगे? जहां एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस या रिपल्शन बहुत ज्यादा ना लगे। कहाँ? टेट्राहेड्रल में। आई बात समझ में? तो बल्कि लिगेंड्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड्स कॉज वेरी लो स्प्लिटिंग एंड दैट्स व्हाई दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दूसरा, इन जनरल, सब इन जनरल पॉइंट्स हैं ये, D0, D10 कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लगभग आप याद कर सकते हो ऑलवेज, अपने वाले केसेस में ऑलवेज याद रख सकते हो कि D0 एंड D10 कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? D10 में तो जगह ही नहीं है, D10 में तो स्क्वायर प्लेनर बन ही सकता है। स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2, तो D तो खाली है ही नहीं ना किसी हालत में, तो फिर ये कभी नहीं बनाएंगे। D10 और D0 भी नहीं बनाते, D0 भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी नहीं है इन केसेस में। साथ ही साथ जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सबके जो ऑक्साइडो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ऑक्साइडो कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल। जैसे कौन? VO4 3-, जैसे कौन? मान लो और भी लो, जैसे MnO4-, MnO4 2-, और जैसे FeO4 2-, जैसे इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वेनेडेट, परमैंगनेट, मैंगनेट, फेरेट, ये सब ऑल टेट्राहेड्रल हैं। तो ऑक्साइडो कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल विद वीक फील्ड लिगेंड्स, जैसे हैलाइडो एंड बल्की लिगेंड्स, जैसे कौन? आर टेट्राहेड्रल। जैसे कौन? जैसे अगर ध्यान से देखें TiCl4। अच्छा, TiCl4 भी टेट्राहेड्रल ही है, ये सब ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही साथ जैसे जिंक का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, ZnCl4 2-, ZnCl4 2-, CuCl4 3- +1 में है, ये D10 है। D10 तो हमेशा टेट्राहेड्रल है, D10 तो स्क्वायर प्लेनर हो ही नहीं सकता, अंदर का D1 ऑर्बिटल खाली चाहिए, कहां से खाली कराओगे? D10 है। सो दिस इज ऑल्सो D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हमेशा ऐसे होंगे। और भी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, जैसे NiCl4 2-, ये सब कॉम्प्लेक्सेस। और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आई हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे MnCl4-,
इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस हैं NiCO4, NiCO4, और भी एक कॉम्प्लेक्स जैसे NiCl2 एंड PH3 ट्वाइस। बल्कि लिगेंड्स की वजह से ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों ये सब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद होंगे तो क्वेश्चन होगा आइसोमरिज्म का, वरना नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर CFT पढ़ रहा हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ना CFT पूछते वो रेयरली कभी, ये हमेशा चाहिए होगा आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पहचान तो पाएं कम से कम कि कौन टेट्राहेड्रल कौन स्क्वायर प्लेनर। तो हमने देख लिया D0 D10 तो हमेशा ही टेट्राहेड्रल होंगे। स्क्वायर प्लेनर वाली गाइडलाइंस जब पढ़ोगे ना तो एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा, सारे डाउट के बादल एकदम छट जाएंगे। क्यों? वहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे हमारी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर ध्यान से देखो तो ये हमने पढ़ा था जब हम VBT पढ़ रहे थे। S वाले इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफर हुए हैं, निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D10 ही बन गया ये भी। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से आप कहते हो कि वीक फील्ड लिगेंड्स, ऑक्साइडो लिगेंड्स या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना हो, अगर D10 है तो स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, अनदर केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पूरी बात नोट करो ये सब। CN4 में लेट अस टॉक अबाउट स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। CN4 स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। अच्छा ठीक है, क्या है स्क्वायर प्लेनर? 4 लिगेंड्स अटैक मारेंगे 90 डिग्री पर। प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में 4 लिगेंड्स अटैक मारेंगे 90 डिग्री एंगल पर आएंगे बाहर से, सेंट्रल एटम पे अटैक होगा। वापस समझने का वही तरीका, क्या एक इमेजिनरी क्यूब, सेंट्रल एटम इज ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी क्यूब, और जैसा कि आप जानते हो कि T2G के लोब्स 12 लोब्स हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज सेंटर्स, 12 एज सेंटर होते हैं। EG के 6 लोब्स दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फेस सेंटर। फेस सेंटर मतलब चारों दीवारों के सेंटर और छत और फर्श के सेंटर की तरफ। ये ओरिएंटेशन है। अब 4 लिगेंड्स आएंगे तो चलो ऑक्टाहेड्रल को ध्यान में रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल से ही हम स्क्वायर प्लेनर पे जंप करेंगे। सुनो कैसे, लिखना बंद करो, सुनो सुनो सुनो, पानी पी लो जरा। हाँ चलो, ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था आपने। ऑक्टाहेड्रल में ये था कि भाई 6 लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं तो 6 कहाँ से आएंगे सिमेट्रिकली 90 डिग्री एंगल पर? चारों दीवारों की तरफ से, सेंटर से, और छत का सेंटर, फर्श का सेंटर। 6 के 6 फेस सेंटर से अटैक मार रहे हैं लिगेंड्स। ये रहे दीवारों की तरफ से, इधर वाली दीवारों की तरफ से, छत का सेंटर और फर्श के सेंटर की तरफ से अटैक मार रहे हैं। ठीक, अब स्क्वायर प्लेनर अप्रोच में 6 ना 4 चाहिए 90 डिग्री पर। तो एक काम करो, ये जो 6 लिगेंड्स अटैक मार रहे थे चारों दीवारों की तरफ से और 2 छत और फर्श के सेंटर की तरफ से, तो ये छत और फर्श से जो लिगेंड्स आ रहे हैं, एक पताल लोक से आ रहा है, एक आकाश लोक से आ रहा है लिगेंड अटैक मारता हुआ सेंट्रल एटम की तरफ, इनको विड्रॉ कर लो। इनको अगर विड्रॉ कर लिया 2 को, तो बताओ कितने बचे? 4 बचे। 4 कहाँ से अटैक मार रहे हैं? चारों दीवारों के सेंटर की तरफ से अटैक मार रहे हैं। ये वाली दीवार, ये साइड वाली दीवार, सामने वाली दीवार, इधर लेफ्ट साइड वाली दीवार, इन चारों से अटैक मार रहे हैं। तो जरा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? खुश तो बहुत होंगे, हैं? कौन होगा सबसे खुश? ये जो 2 लिगेंड्स आपने विड्रॉ किए हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स अटैक मार रहे थे, आपने छत का सेंटर और फर्श के सेंटर वाला लिगेंड 2 विड्रॉ कर लिए। तो बताओ सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? हंस कौन रहा होगा? खिलखिला कौन रहा होगा? मरने से कौन बच गया?
कौन बच गया? डी जेड स्क्वायर के लोब्स। डी जेड स्क्वायर का लोब एक छत के सेंटर की तरफ था और एक फर्श के सेंटर की तरफ था। दोनों पे रिपल्शंस हैवी पड़ रहा था 0 डिग्री एंगल पर। नाउ दे आर बोथ द लोब्स आर रिलीव, तो डी जेड स्क्वायर इज मोस्ट रिलीव्ड। खुश है, मैं बच गया। तो स्क्वायर प्लेनर में हैवी रिपल्शन लगता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर, तो हैवी रिपल्शन लगता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। और डी जेड स्क्वायर के दोनों लोब्स पर रिपल्शन घट गया है। ऐसे डी एक्स वाई की बात करें तो डी एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है और एक्स और वाई एक्सिस के 45 डिग्री पर एज सेंटर्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और 4 लिगेंड जब अटैक मार रहे हैं चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो 45 डिग्री पर हैं। तो एक तरीके से अगर रिपल्शंस देखें तो रिपल्शन का बिहेवियर ऐसा हुआ कि डी एक्स वाई ऑल 45 डिग्री रिपल्शंस, नहीं ऑल डायरेक्ट 0 डिग्री रिपल्शन। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लो इसको, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में 0 डिग्री, डी एक्स वाई ऑल 45 डिग्री, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड जरा इमेजिन करो प्रॉपरली तो आप पाओगे रिपल्शन वुड बी एट 45 डिग्री एंड 90 डिग्री कॉम्बिनेशंस में। एंड डी जेड स्क्वायर का जो रिपल्शन है वो है 90, अब तो रिपल्शन लग ही नहीं रहा, तो 90 डिग्री का रिपल्शन एंड 0 डिग्री। 0 डिग्री रिपल्शन किस पर? ऑन रिंग इन एक्स वाई प्लेन। सुनो 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 वापस से, ये हमारा इमेजिनरी क्यूब, रूम को ही मान लिया, सेंट्रल एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, T2G के लोब्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑल 12 एज सेंटर्स, EG के लोब्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑल 6 फेस सेंटर्स। ऑक्टाहेड्रल अप्रोच में 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे। हमने छत के सेंटर से और फर्श के सेंटर की तरफ से जो 2 लिगेंड्स थे उनको हटा दिया, तो 6 की जगह 4 लिगेंड्स रह गए। चारों फेस सेंटर कौन से दीवारों के सेंटर की तरफ से आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिलीव कौन हुआ? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर पर अब रिपल्शन लोब्स पर जो लगेगा वो तो 90 डिग्री पर लगेगा, क्योंकि वो दीवारों के सेंटर से आ रहे हैं, तो दीवारों का सेंटर और डी जेड स्क्वायर का जो लोब है उसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री। बट नहीं, रिंग भी तो थी मेरे भैया एक्स वाई प्लेन में। डी जेड स्क्वायर की शेप देखो, डोनट शेप्ड, तो डोनट कौन सा? वो रिंग डोनट ही तो है। वो जो रिंग है डी जेड स्क्वायर की वो डोनट ही तो है। जैसे सांभर वड़ा होता है ना, वड़ा सांभर वाला वड़ा जो है वो डोनट ही तो है। अब डोनट तो हम कई बार बेकरी शॉप पे जाके खाते भी हैं। तो उस डोनट पर, उस रिंग पर एक्स वाई प्लेन जो है उस पर तो डायरेक्ट रिपल्शन लग रहा है 0 डिग्री वाला। डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड पर रिपल्शन 45 डिग्री एंड 90 डिग्री है। डी एक्स वाई पर ऑल 45 डिग्री है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ज्यादा पिसा बेचारा, मार सबसे ज्यादा इसी पे पड़ी है, हैवी रिपल्शन ऑफ 0 डिग्री। तो इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। उसके बाद नेक्स्ट लोअर डी एक्स वाई, फिर नेक्स्ट लोअर डी जेड स्क्वायर। लोएस्ट एनर्जी ये हैं लोएस्ट एनर्जी वाले, इसमें 0 डिग्री के कारण रिपल्शन थोड़ा ज्यादा है। लोएस्ट एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी तो सबकी बढ़ी भैया। जब लिगेंड्स मारेंगे, रिपल्शन मारेंगे तो एनर्जी तो सबकी बढ़ेगी, किसी कम बढ़ेगी, किसी की ज्यादा बढ़ेगी। एंड स्प्लिटिंग अकर्स लाइक दिस। ये है भाई, ये है स्प्लिटिंग डेल्टा 1, दिस इज स्प्लिटिंग डेल्टा 2, दिस इज स्प्लिटिंग डेल्टा 3। ये ओरिजिनल लेवल से सभी की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी लेवल डायग्राम है ये। एंड डेल्टा एसपी, एसपी मींस स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जो होता है
this is nothing but the sum of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 and which is found to be experimentally 30% greater than delta octahedral splitting. This is important, याद भी रखना। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। स्क्वायर प्लेनर आसानी से बनता नहीं है, बनता जब ही है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, तो वो चाहता नहीं बनना। तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तभी स्क्वायर प्लेनर बनवाते हैं, और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन 30% ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल तो बहुत ही कम होती है स्प्लिटिंग। और ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का जो सम हाईएस्ट एनर्जी dxy, उसके बाद dxy नहीं, तो मैंने कर लिखा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ यस, आज लगता है मैंने चाय ना पी अच्छे से, काफ़ी टाइम हो गया चाय पी के, मैं एनर्जाइज रहता हूँ। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको नहीं पीनी चाहिए इतनी चाय, बच्चों को नहीं। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx वाई dz स्क्वायर, एंड सबसे कम एनर्जी है dx जेड एंड dy जेड, ये याद भी रखना। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। अब बात आती है, ये सब तो ठीक है, पढ़ लिया चलेगा, तरीका भी समझा दिया, सिखा दिया आपको। बात आती है कि सर ये गाइडलाइंस क्या हैं, पहचानने कैसे कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की तो गाइडलाइंस मैंने बता दी कि वीक फील्ड लिगेंड्स एंड बल्की लिगेंड्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, D0 D10 हमेशा टेट्राहेड्रल, उनमें तो सोचना ही नहीं है। स्क्वायर प्लेनर की क्या गाइडलाइंस हैं, एक बार ये पूरी बात नोट करो तो फिर आएंगे गाइडलाइंस पर। गाइडलाइंस to predict square planar complex. Guidelines to predict square planar complex. तो square planar complex mainly, तो square planar complex are mainly formed by D8, in some cases D7 and D9 configuration. So square planar complex are mainly formed by D8 or in some cases D7 and D9 configuration. क्यों? In D8 configuration 8 electrons are filled in lower energy orbitals कौन-कौन, dxz, dyz, dz square, dxy, due to which CFSE released is high, which stabilizes the complex. समझो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय D8 कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब हमारी जानकारी में अगर इसके अलावा कोई होगा तो एक्सेप्शन में पढ़ लेंगे, है ना वैसे कोई एक्सेप्शन, एक आधी एक्सेप्शन है, आई विल टेल यू। तो हमें तो याद रखना है भाई कॉन्फ़िगरेशन D0 से लेकर के D10 तक पढ़ने हैं हमें, राइट। D0 D10 हम पक्का कह चुके हैं, 100% भेज दो। कहाँ? टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कहाँ भेज रहे हैं? D8, D7, D9 में। हालांकि जरूरी नहीं है स्क्वायर प्लेनर ही हो, बट बाकी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 ऑल टेट्राहेड्रल। सोचने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर प्लेनर अगर जाएगा तो वो D8, D7, D9 के केस में जाएगा, नहीं सब नहीं। टेट्राहेड्रल D8 कैन बी टेट्राहेड्रल ऑल्सो, बट स्क्वायर प्लेनर होगा तो बस ये तीन ही अप्रोच हैं, तीन ही जगह हैं जहां स्क्वायर प्लेनर आपको भेजना है। समझ रहे हैं बात को? तो ड्यू टू द विच रीजन क्या है, आपने देखा था कि अभी स्क्वायर प्लेनर में जो स्प्लिटिंग है उसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसमें मत भरो। बाकी के कम एनर्जी वाले 4 ऑर्बिटल्स कौन से? dxz, dyz, dz स्क्वायर, dxy, इन चारों में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो तो CFS रिलीज्ड वुड बी हाई, और CFS अगर हाई होगी तो सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर मान लो हम बात करते हैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात
कि जैसे निकल 2+ है, D8 3D8, कौन? निकल 2+ फॉर्म्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब DsP2 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये NiCN4 2-, जैसे NiDMg ट्वाइस। निकल के ये दोनों कॉम्प्लेक्स वाले इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही स्क्वायर प्लेनर हैं। स्क्वायर प्लेनर 3D8 का है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस से बनाएगा, बट 4D8 एंड 5D8, 4D8 एंड 5D8 जैसे एग्जाम्पल कौन कौन? जैसे मान लो, ले लो सिल्वर 3+, गोल्ड 3+, पैलेडियम 2+, प्लेटिनम 2+, रोडियम प्लस, इरिडियम प्लस। यही है ना? एक बार मैं चेक कर लूँ, लेट मी चेक वंस। हाँ, इरिडियम प्लस, रोडियम प्लस, प्लेटिनम 2+, पैलेडियम 2+, ये सब ये हैं। इन दोनों को देखो तो दिस इज सिल्वर। ये जब भी तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रिमेंबर, दिस इज 4D8, दिस इज 5D8, दिस इज 4D8, दिस इज 5D8, यहाँ भी 4D8 एंड दिस इज 5D8। 4D8 एंड 5D8 में वॉट एवर बी द लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, वॉट एवर बी द लिगेंड, बी द लिगेंड, all complexes in CN4 are SP, SP मतलब स्क्वायर प्लेनर DsP2। 4D8 और 5D8 का सेंट्रल एटम है, हम तो पढ़ चुके हैं मेरे भैया। 4D8 और 5D8 में अगर सेंट्रल एटम है तो जनरली 4D और 5D के सेंट्रल एटम में जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है एंड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा कॉज होती है। स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा कॉज होगी तो फिर चांसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर नॉट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। तो फिर वॉट एवर बी द लिगेंड, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ऑल विल बी, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सेग्रीगेट कर देता हूं। एक काम करते हैं, अलग कलर से करते हैं इसको। कर दिया मैंने, अच्छा लगता है अलग अलग कलर कई बार, सेग्रीगेट कर दिया मैंने। 4D8 और 5D8 याद रखना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वॉट एवर बी द लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स है तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, याद भी रखना है, गोल्ड का, सिल्वर का। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर एग्जांपल ले लूँ। 3D8 में तो एक ही तो एलिमेंट, 3D का D8 कॉन्फ़िगरेशन में बस निकली तो है और तो कोई है ही नहीं। इसके दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर, अदरवाइज टेट्राहेड्रल, अदरवाइज टेट्राहेड्रल। यहां तो सारे ही स्क्वायर प्लेनर हैं, जैसे कौन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 4D8 एंड 5D8, जैसे कौन, AgF4 माइनस, गोल्ड AuCl4 माइनस, PtCl4 2 माइनस। ये एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल लो, जैसे रोडियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है RdRHCl PPH3 थ्राइस, बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट। NCERT में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT में तो कुछ भी लिखा है ना, मतलब वो तो उससे इंपॉर्टेंट तो कोई चीज ही नहीं है। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन साहब को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इनकी बुक्स भी बड़ी फेमस होती हैं, बहुत पुराने आदमी नहीं हैं, होंगे 60-70 साल पहले ही इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ होगा, 50-60 साल पहले ही, और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इन डेवलपमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स भी इन्हीं के नाम पे जाना जाता है, विल्किंसन कैटलिस्ट, अ होमोजीनियस कैटलिस्ट used in hydrogenation
ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन में काम आता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इस तरह के और भी एग्जांपल्स मेरे सामने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे और भी, जैसे Ni, वो तो बता ही दिया था, मैं सब इकट्ठा एक साथ लिख देता हूँ। NiCN4 2 NiDMG ट्वाइस, और भी जैसे Ni EN ट्वाइस 2+, ये सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो मैंने बता ही दिया। अब PtCl4 NiCN4 AgF4 हो गए ये, तो ये सब हो गए। साथ ही साथ सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D7 एंड D9, ये भी याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CuNH3 4 CnH3 थ्राइस। D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, जो कि ऑफ कोर्स D9 है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और जैसे कोबाल्ट का Py4, कोबाल्ट CuPy4 2+, ये भी कॉम्प्लेक्स CODMG ट्वाइस, DMG पर चार्ज -1 होता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सेस भी क्या हैं, ये सब स्क्वायर प्लेनर हैं। यहाँ 3D9 था, 3D7 सभी क्या हैं, स्क्वायर प्लेनर, ऑल स्क्वायर प्लेनर, ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IIT में आया हुआ है, IIT एडवांस में पूछेंगे वो तो क्वेश्चन, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PtCl4 इंपॉर्टेंट, PtCl4 AuCl4, जब हम इन मेटल्स को, ये बड़ी नोबल, मोस्ट नोबल मेटल हैं, प्लेटिनम एंड गोल्ड, नहीं डिजॉल्व होते कंसंट्रेट HNO3 में भी, एक्वा रेजिया में डिजॉल्व करते हैं, अम्लराज साहब में, अम्लराज अम्लों के राजा में इनको डिजॉल्व करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबलाइज होते हैं। AuCl4- बनता है, PtCl4 2- बनता है। So that way you have to remember. So these are the very stable complexes, very important. ये पेज अपने आप में बड़ा extremely important पेज है, very important. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, मेरी बात सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो CFT है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JEE मेन, JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा, कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो नटशेल में समरी क्या हो गई, समरी हो गई कि D0 हमेशा टेट्राहेड्रल, D10 हमेशा टेट्राहेड्रल, D1 2 3 4 5 6 तक टेट्राहेड्रल, एक्सेप्शन हो सकता है कोई, है एक आध बताऊंगा। स्क्वायर प्लेनर कौन से हो सकते हैं, जरूरी नहीं होंगे D8 D7 D9, हालांकि ये टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, बट स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं, और D10 हमेशा टेट्राहेड्रल। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता ही दिए यहाँ पर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट बच्चों। आज चलो बस यहीं स्टॉप करते हैं, और एक्सेप्शंस अभी बाकी हैं, नोटेबल एक्सेप्शंस वो भी पूछे जाते हैं, दैट वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर।